बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में साइंस के मॉडल सेट को देखेंगे। और साइंस का यह मॉडल सेट आप लोगों के लिए खास करके बनाया गया है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रश्न पत्र से। ठीक है, तो जो भी बीपीएससी के पिछले साल के प्रश्न मैंने देखे हैं, 2-3 प्रश्न पत्रों से 50 महत्वपूर्ण विज्ञान के सवालों को लिया गया है। ठीक है, और इन प्रश्नों को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर। और क्लास की ओर बढ़े पहले सवाल के ऊपर डिस्कस करें, इससे पहले एक थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाहूँगा आपके एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी की। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन कैसे देना है, किस प्रकार से वहाँ पे चीज़ों का हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से इसका प्रैक्टिस करते हैं, आपके दिमाग में पहले से आइडिया रहता है, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं और वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन प्लस पॉइंट में जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप प्रश्नों को देखिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए और कूल एंड काम होकर के आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हड़बड़ी में फटाफट आंसर करते जाएंगे। और वैसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी सिली मिस्टेक्स होते हैं। हर एक स्टूडेंट से होता है, हर एक कैंडिडेट से होता है, चाहे कोई भी हो। मेरे से भी कई बार एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक्स हुए हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो आप पाते हैं कि 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो आपने हड़बड़ी में गलती कर दी है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होती है, पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। तो 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, एक माइनस मार्किंग है, और दूसरा आपका 5 ऑप्शन रहेगा जो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन को इसीलिए दिया जा रहा है कि आप प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न को अच्छे से समझिए और तब आंसर कीजिए। तो ये कुल मिलाकर के टाइम टेकिंग होने वाला है। ठीक है, तो टाइम को मैनेज कैसे करना है उसके लिए आपको अभी से लगातार प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। बीपीएससी ने जो OMR शीट को जारी किया है, आप उसको प्रिंट आउट करवा लें और उसी के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो औरों से बेहतर हो जाए। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस सेट किसी भी मार्केट से जो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। 120 प्रश्नों का बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। मैंने जानबूझकर के इस प्रश्न को सबसे पहले रखा है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। अगर कोई भी बच्चा हड़बड़ी करेगा तो वो क्या करेगा, शुद्ध पानी, सबको पता है कि शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर 1 टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको आगे के ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान रखना है। जैसे कि दूसरा ऑप्शन उदासीन विलयन है और इसका पीएच मान भी 7 होता है। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको 5वें ऑप्शन पे टिक करना है। 5वां ऑप्शन कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन या एक से अधिक विकल्प सही हैं। तो यही होगा हमारा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प सही हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान भी 7 होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 होता है। ठीक है, बाकी क्षारीय विलयन का जो मान है वो 7 से अधिक होता है पीएच स्केल पर, और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको अच्छे से आंसर करना है। आपकी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। और आप इसके लिए एक और तरीका अपना सकते हैं कि प्रश्नों को जिस प्रश्न पे आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, या मान लीजिए कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है आप उसको स्किप कीजिए। ठीक है, उसको छोड़िए और एग्जामिनेशन को स्पेस से बनाइए कि आपके 120 प्रश्न जब हल हो जाए तो आपके पास 10 से 12 मिनट का टाइम जो है वो बचना चाहिए, ताकि आपने जिन प्रश्नों को स्किप किया पहले आप उसको दोबारा से देखें, रिविजिट करें, और उसके बाद जिन प्रश्नों को आपने छोड़ा है आप उसको आंसर करें। ठीक है, और जिस प्रश्न को आप 110% श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि ये आंसर होगा, आप उसको कलर करते चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि कलर बाद में करेंगे, क्योंकि कलर करने में भी बहुत टाइम जाता है और हड़बड़ी में क्या होता है कि गड़बड़ी हो जाती है। आपको करना रहेगा ऑप्शन नंबर बी को कलर, आप कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को कलर। ठीक है, तो ये सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि वहाँ पे माइंड जो है वो प्रेशर में होता है। इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए कि शुरुआत से ही जो प्रश्न आपको बिल्कुल कंफर्म पता है
आप उसका आंसर करते चलिए और गोले को रंगते चलिए ताकि कहीं भी गलती होने की संभावना कम से कम हो, न्यूनतम हो। ठीक है, तो इन सारे स्ट्रेटजी को अपना करके आपको एग्जामिनेशन देना है। अब आइए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यहाँ पे नोट पॉइंट आपको मिलेगा हमारे पीडीएफ में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप वहाँ से जुड़िए और हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, और आप लोगों की एक शिकायत ज़रूर रहती है और मैं इसे महसूस भी करता हूँ कि हमारे क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो छूट जा रहे हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी अपने स्तर से करते रहिए। हमारे क्लासेस से जो भी बेनिफिट आपको मिल सकता है आप उसको ज़रूर लें, उसका लाभ उठाएं। ठीक है, चूँकि बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं और जॉब में होने के कारण इतना टाइम नहीं बच पाता है कि आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस लाया जाए, क्योंकि अकेले सारा काम करना होता है। सारी प्रिंटिंग वगैरह जो भी क्वेश्चन टाइपिंग है वो सारी खुद करनी होती है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो पाता है मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आता हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ और जितना संभव हो सकेगा उतना हम हेल्प करेंगे आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा या फिर पांचवा ऑप्शन। तो देखिए न्यूट्रॉन किसमें नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन एक तत्व है हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या केवल 1 है और इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और इसके बाहर के कक्षाओं में केवल एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटती है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। यहाँ पे ये नोट पॉइंट दिया हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इनके परितः परिक्रमा करता है। अन्य तत्वों की तरह हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन की परमाणु संरचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और नोट पॉइंट इसी में शामिल है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ठीक है, जबकि द्रव्यमान संख्या जो है एटॉमिक मास नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे, नोट पॉइंट इसमें डाला हुआ है। अच्छा, अगला सवाल है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य की, आवृत्ति की, ऊर्जा की, वेग की या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसको हमने डिटेल क्लासेस जो हमारे साइंस के आए थे उसमें भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की हुई है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। ठीक है, देखिए तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रम का मान जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला सवाल है आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, रेडियन में, मीटर प्रति सेकंड में, वाट में या फिर पांचवा ऑप्शन। तो ये भी आसान सा सवाल है। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, अगला सवाल है डीएनए की खोज किसने की? डीएनए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है डिटेल क्लासेस में। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना या फिर पांचवा ऑप्शन। देखिए डीएनए की खोज इन चारों वैज्ञानिकों में से, ये जो चार यहाँ पर विकल्प दिए हैं ये कोई सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पांचवा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके संदर्भ में एक नोट पॉइंट आप लोग यहाँ नोट करते चलिएगा। डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज नहीं की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, उसको प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कहता है कि वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। डीएनए शरीर में सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है और जीन इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। आनुवांशिकता का पिता जॉन ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अपना प्रयोग किया था। चलिए अगला सवाल आ चुका है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा होती है। देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है वो शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। ठीक है, मानव शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और यह वसा जो है
ये कोशिकाओं में संचित होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है और इसी की वजह से मोटापा होती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क। यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मस्तिष्क की निगरानी के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस संदर्भ में नोट पॉइंट डाला हुआ है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। अगर ब्रेन में किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट है तो उसका पता इसके द्वारा लगाया जाता है। साथ ही इसके द्वारा हृदय संबंधी असमानताओं को जाना जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन है थैलेमस, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला, या फिर यहाँ पे पाँचवा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर जहाँ होती हैं वहाँ पे पाँचवा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो शरीर का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसको याद रखेंगे। और इस संदर्भ में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। अब अगला सवाल है सही कथन चुनिए। पहला है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य हरे से ज़्यादा है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य पीले से ज़्यादा है। अब पांचवा विकल्प भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए स्पेक्ट्रम से आपका सवाल है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रिज्म के द्वारा जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 किरणें निकलती हैं। ठीक है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, उसके अवयवी रंगों की संख्या कितनी है? 7 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसको हम एक क्रम से याद रख सकते हैं, नीचे से ऊपर के क्रम से याद रखने के लिए एक फॉर्मूला इसका है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, अब यहाँ देखिए V फॉर वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो होता है, B फॉर ब्लू हो जाएगा, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, इस प्रकार से विबग्योर याद रखिएगा। तो ये जो है आपका स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे ऊपर है रेड है, रेड का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। जो सबसे नीचे है बैगनी, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, और लाल प्रकाश का विचलन जो है वो सबसे कम होता है, बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है और यहीं से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है ना। लाल का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी से ज़्यादा है, बाकी के विकल्प जो है वो गलत हैं। पहला देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, तो वो तो गलत हो गया। तीसरा विकल्प है कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, तो ये भी गलत है क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो ये किसी से भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 और 4 ये दोनों भी गलत हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब देखिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, ये सवाल मैंने बीपीएससी के कई एग्ज़ाम पेपर में देखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मान निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? F = 9/5 × C + 32। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। जब भी अगर आपसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस फार्मूला से ही निकलेगा। तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस मान है, तो 9/5 × 40 जोड़ 32 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 8 = 40, 9 × 8 = 72, 72 और 32 कितना हो जाएगा? 72 और 32 हो जाएगा 104। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे डाल दिया गया है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और है, क्लास 9th के बुक में बताया गया है कि आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। ठीक है, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है।
तो उसके लिए भी हमने डिटेल क्लासेस में इसका डिस्कशन किया हुआ है, और आपने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ हमारे साइंस के महत्वपूर्ण क्लासेस, महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शंस आपके हैं एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम, वाट। तो देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई पूछी जा रही है और विद्युत शक्ति को हम लोग मापते हैं वाट में। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत शक्ति, यानी कि P = W/T, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, वोल्ट विद्युत विभवांतर का, तथा कूलॉम आवेश का मात्रक है। तो ये सारे नोट पॉइंट दिए हुए हैं। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में क्या होता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? नहीं, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, ये भी गलत ऑप्शन है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये सही है। क्या होता है कि जब भी हम लोग विद्युत मोटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो वह घूमता है, ठीक है, रोटेट करता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक डिवाइस है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 10 से 20% पानी, 20 से 30% पानी, 30 से 40% पानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, लगभग 70% पानी मनुष्य के शरीर में होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? आपके ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के ऊपर हमने फर्स्ट क्लास में ही डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, साइंस के क्लास फर्स्ट बीपीएससी का भी और क्लास साइंस का भी सबसे पहला जो क्लास है वहाँ पे हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। ये चारों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? तो ये वो गैसें हैं जो पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प एवं ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापमान एवं अंततः जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। इसलिए जितनी ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का उतना ही बढ़ता जा रहा है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? उनके किस वर्क के ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपेक्षिकता, बोस-आइंस्टीन संघनन, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये चौथा ऑप्शन ही सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज एवं इसके नियम को प्रतिपादित करने हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीवी रमन को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन, जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं, इसकी खोज हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे नोट पॉइंट को नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? पावर हाउस क्या है? पावर हाउस याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ड्र होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एवं राइबोसोम मौजूद होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मौजूद होता है? तो याद रखेंगे कि डीएनए एवं राइबोसोम मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो स्वयं प्रोटीन का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इस संदर्भ में एक नोट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। एड्स निम्न में किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर पांचवा ऑप्शन। तो एड्स के पीछे जो सूक्ष्मजीव है वो है विषाणु। वायरस के कारण होता है HIV, है ना, HIV वायरस के कारण एड्स होता है। अब देखिए, एड्स एक विषाणु जन्य रोग है, इसका कारण HIV नामक विषाणु होता है। और अन्य विषाणु जनित रोग में डेंगू आ जाएगा, पोलियो आ जाएगा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाले रोग हैं, या फिर रोगों का युग्म दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि जो प्रमुख रोग हैं उसको भी आपको याद रखना है। उसका जो लिस्ट है किताब में दिया हुआ वो आपको याद रखना है। एड्स जो है वो मानव प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इसका टेस्ट इलिशा, वेस्टर्न ब्लास्ट, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण नोट पॉइंट आपको मिलेंगे, इनको आपको नोट करते चलना है। अगला सवाल है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना, ह्यूमिडिटी। अभी बरसात का मौसम है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण में है। ठीक है, नमी की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। तो हमारे वायुमंडल में बरसात के समय जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो इसको मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइग्रोमीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला एक डिवाइस होता है। हाइग्रोमीटर से द्रवों और जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। अगला सवाल है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पे पास्कल ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यही हमारा पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर ये सारे गलत हैं। और चूंकि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है, ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, इसको भी याद रखिएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये सही ऑप्शन है पहला। एक ही इसमें दाब के मात्रक को पास्कल कहते हैं, तो मैंने बता ही दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस चीज़ के बने होते हैं? घड़ी में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप के दिखते हैं, वो क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शंस हैं सोडियम सिलिकेट, जर्मेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, या फिर पांचवा विकल्प। तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन क्या है? रंगहीन गैस है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है, भूरी ठोस है, लाल द्रव है। तो देखिए, ब्रोमीन जो है एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है, और यह एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और यह सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चौथा, लाल द्रव। ब्रोमीन एक लाल द्रव होता है। और जैसे कि तत्व धातु में आता है, धातु में एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका सही विकल्प क्या है? पारा। ठीक है, उसी प्रकार से अधातु में याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? वेल्डिंग जो किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा वेल्डिंग की दुकानों पर जहाँ लोहार लोग जो है वो वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ जो गैस प्रयोग की जाती है, मशीन के द्वारा जो गैस छोड़ी जाती है, वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप के ऊपर जो एक परत चढ़ी होती है, वह परत कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस हैं जस्ते की, लेड की, पारे की, या फिर क्रोमियम की। तो देखिए, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप के ऊपर जस्ते की परत चढ़ी होती है, तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है?
आपके ऑप्शंस हैं 1300 से लेकर के 3900 एंगस्ट्रम, 7800 से 8200 एंगस्ट्रम, 3900 से 7600 एंगस्ट्रम, 8500 से 9800 एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम का ये जो प्रास है ये दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला सवाल है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? कार्बोनेट होते हैं, बिस्मथेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं या फिर सल्फोनेट होते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए डिटर्जेंट में सल्फोनेट पाया जाता है जो कपड़े को साफ करता है। चौथा विकल्प यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो कौन सा है? हमारे पसीने में कौन सा तत्व मौजूद होता है? यहाँ पे ऑप्शन है गंधक, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। और इसके अलावा कुछ खनिज और पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्वों में सोडियम मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद होता है और मैग्नीशियम इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? अब देखिए कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके रासायनिक नाम अलग होते हैं और उनके व्यापारिक नाम अलग होते हैं। तो यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम उनके हैं आपको उनको याद रखना है। ठीक है, जैसे नीला थोथा हो गया, चूना पत्थर हो गया, है ना, हरा कशिश हो गया, सोरा हो गया, नौशादर हो गया। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक नाम हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम हैं। तो इनका यौगिक नाम, इनका अणुसूत्र आपको याद रखना है। तो यहाँ पे नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। ठीक है, CuSO4। अगला सवाल है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र का, ठीक है, परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पांचवा ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से इस सवाल को हल करेंगे। परमाणु के केंद्र की बात की जा रही है, तो केंद्र जो नाभिक है वह अपने आप में धनावेशित होता है। ठीक है, परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल याद करिए, जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी तो बहुत सारे अल्फा कण परमाणु की पतली पन्नी को आर पार कर गए थे, लेकिन जब वो एकदम बीच से टकराए, नाभिक से टकराए, तो इनका जस्ट रिटर्निंग हो गया था, है ना। और यहाँ से किनारे से गए थे तो ये विचलित हो गए थे इस प्रकार से। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से ये साबित किया था कि नाभिक धनावेशित होता है। तो एक तो हो गया न्यूक्लियस, नाभिक धनावेशित हिस्सा होता है, और साथ में प्रोटॉन भी धनावेशित होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये दो विकल्प यहाँ पे सही है। तो ऐसी स्थिति में हमको पांचवा ऑप्शन पे चुनना है। ठीक है, पांचवा ऑप्शन चुनेंगे। अगला सवाल लेंगे, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ठोस कोई भी पदार्थ ऐसा लिए जिसको हमने गर्म किया और वो बिना पिघले सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन, उबलना या फिर पांचवा विकल्प? तो इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। सब्लाइमेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित होते हैं, उनमें सबसे प्रमुख है कपूर, आयोडीन, है ना, याद रखेंगे इनके नाम भी। चलिए अगला सवाल लेंगे, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या फिर पांचवा विकल्प? तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से एंटीबायोटिक कौन है, प्रतिजैविक कौन है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन? तो इसमें दो विकल्प हमारे सही हैं। पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है और सल्फाडाइजिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो दो दो विकल्प जब सही होंगे तो यहाँ पे पांचवा ऑप्शन हमें लेना है। देखिए साइंस में ये सारे सवाल जो हैं वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं।
ठीक है, और यहाँ पे पांचवा ऑप्शन भी हमारा सही होगा। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो देखिए मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट चावल है, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो सबसे भारी धातु प्लेटिनम है इनमें से, डी ऑप्शन सही है हमारा चौथा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी? लोहे और निकल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसमें देखिए स्टेनलेस स्टील जो है वह लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये तीन मुख्य धातुएं हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है ना, तब जाकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। तो किसी भी विकल्प में सही संयोजन नहीं दिया है, तो हम पांचवें विकल्प को चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका ये किसका रासायनिक नाम है? बुझा चूना का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का, या फिर जिप्सम का? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिप्सम। जिप्सम का अणुसूत्र याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O। अगला सवाल है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? तो सरल हाइड्रोकार्बन के सूत्र आपको याद रखने हैं। सबसे पहला अल्केन ग्रुप होता है, और अल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, है ना। उसके बाद एल्कीन ग्रुप होता है। अच्छा, एल्केन ग्रुप में एक आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे द्विबंध जो पूछ रहा है उसका आंसर हमारा एल्कीन हो जाएगा, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n इसका सामान्य सूत्र होता है। चलिए अगला सवाल लेंगे, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका ये किसका रासायनिक नाम है? मेथनॉल का, एथेनॉल का, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट। सिरके का रासायनिक नाम इन चार विकल्प में से कौन सही है? तो देखिए सिरके को एसिटिक एसिड कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक, इसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। अगला सवाल है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। अगला सवाल लेंगे, सोडा वाटर की बोतल जब हम लोग खोलते हैं तो उससे जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है उसमें। अगला सवाल है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी? बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी शाखा में होती है। ठीक है, अच्छा जो बाकी के विकल्प हैं उनके अंतर्गत किस चीज़ की पढ़ाई होती है, इसका भी नोट पॉइंट दिया हुआ है। जैसे जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहुत सारी आंतरिक संरचनाएं, उसके संदर्भ में जियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रक्त के सीरम का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वत का जो अध्ययन होता है वो ऑरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे नोट पॉइंट को आप लोग याद करते चलिएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट, यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली, अग्नाशय? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हमारा, अस्थिमज्जा के अंतर ये लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ठीक है, आयोडीन किस हार्मोन में मिला होता है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन? तो देखिए आयोडीन जो है
वह थायरोक्सिन में मिली होती है और यह जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कंठ के पास थायराइड ग्रंथि होती है जहाँ से थायरोक्सिन का स्राव होता है और इसमें इंसुलिन मिला होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगला सवाल है, एड्स किसके कारण होता है। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और दूसरे सेट में ये क्वेश्चन था तो इसको मैंने वहाँ से ले लिया ताकि ये पता चले सॉरी, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है और कौन से विषाणु के कारण होता है, तो HIV के कारण होता है। अगला सवाल है, दाब का मात्रक क्या है। अब देखिए, दाब के मात्रक के ऊपर हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में चर्चा की है और एक बार फिर से इसको रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प होगा, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर या फिर किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या फिर पाँचवा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प पाँचवा होगा क्योंकि हम लोगों ने पिछले सवालों में देखा हुआ है दाब का मात्रक जो है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, जिसको पास्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचता है। आसान सा सवाल है और इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। अदिश राशि, ठीक है, आप लोगों ने अदिश और सदिश को पढ़ा होगा जरूर ही, तो सदिश राशियों को भी याद रखना है और कुछ महत्वपूर्ण अदिश राशियों को याद रखना है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दाब। दाब एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। बिना मात्रक वाली कौन सी राशि है, प्रतिबल, बल, विकृति या फिर दाब। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकृति। विकृति किसी भी राशि का विकृति का मात्रक नहीं है। ठीक है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए इसमें एक नोट पॉइंट है, विकृति लंबाई का अनुपात है, ना कि राशि का मात्रक है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तिरछी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, ध्रुवीकृत होती है, कौन सी होती है। तो वायु में ध्वनि का संचरण अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा विकल्प हमारा सही है और इसको हम लोगों ने साइंस की क्लासेस में डिटेल रूप में समझा हुआ है, ध्वनि वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा। एक बार देखिए फिर से, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने वाला सवाल है। इसके पहले भी एक सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक सवाल ये दूसरे सेट से है। ठीक है, और सारे जो प्रश्न पत्र हैं वो बीपीएससी के प्रश्न पत्र हैं, वहीं से साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो ये दिखाता है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने वाला, इसी मैंने कहा कि ये VVI पॉइंट है। ठीक है, VVI टॉपिक है और आप इसके फॉर्मूले को ज़रूर याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था, F = 9/5 × C + 32। तो इस फॉर्मूले पर यहाँ पे बैठाएंगे 9/5 × 50 + 32। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 50 9 × 90 90 और 32 कितना आ जाएगा 122 डिग्री। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा क्लास हो जाता है संपन्न। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।